गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना या मेल करना। तो जब पास पास की दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके कोई नया रूप ले लेती हैं, ठीक है, कोई नया रूप बनाती हैं, तब इन ध्वनियों के मेल से जो वो नया शब्द बनता है, जो परिवर्तन आता है, इसे हम संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम बता सकते हैं कि दो ध्वनियों की मेल होने पर शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना। तो वर्णों के जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वर्ण यानी कि स्वर वर्ण, ठीक है, या व्यंजन वर्ण, तो वर्णों के जो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये होता है संधि करना। अब देखिए, एक उदाहरण द्वारा आपको बताते हैं। जैसे कि एक शब्द है मत, ठीक है, मत में एक शब्द आपने जोड़ दिया अनुसार। तो अब देखिए, मत प्लस अनुसार, ता हमारा व्यंजन वर्ण है, इसमें आ स्वर की मात्रा लगी है, तो आ प्लस आ, इन दोनों को जब जोड़ा तो आ प्लस आ दोनों मिलकर के बड़ा आ का स्वर देंगे, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन हो गया और ये बड़ा आ का स्वर आ गया। तो इसका जब मेल होने के बाद शब्द बनेगा तो वो बनेगा मतानुसार। क्या बनेगा? मतानुसार, यानी कि मत के अनुसार, मत प्लस आ, ठीक है। तो ये छोटा आ और छोटा आ दोनों मात्राएं जब आपस में जुड़ी तो ये दीर्घ स्वर ले लेंगी और बड़ा आ जाएगा, तो बन जाएगा मतानुसार। तो इस प्रकार से दोनों स्वर जुड़ करके बड़ा आ की रचना हुई। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है, जैसे छोटा आ और छोटा आ जुड़े और उन्होंने बड़ा आ का रूप ले लिया, तो ये प्रक्रिया हमारी संधि कहलाती है। अब देखिए एक उदाहरण आपका और है कि पुस्तक में अगर हम पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक यानी किताबें, और आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है, या गृह। तो पुस्तक में जब हम आलय शब्द को जोड़ते हैं तो हमारा नवीन शब्द बन जाता है पुस्तकालय, अर्थात पुस्तक रखने का स्थान, ठीक है, पुस्तकालय। तो अब देखिए, का ये हमारा व्यंजन वर्ण है और इसमें आ स्वर की मात्रा लगी हुई है, तो छोटा आ और आलय का बड़ा आ, ये दोनों का जब मेल होगा, ये जब इन दोनों वर्णों की जब संधि होगी, तब बड़ा आ का स्वर आएगा, तो बन जाएगा पुस्तकालय। तो इस प्रकार हमारा ये संधि की प्रक्रिया होती है और इसे हम कहते हैं संधि करना। अब संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि में तो हम लोग दो वर्णों को जोड़ते हैं, ठीक है, और संधि विच्छेद में होता है कि जब हम उन वर्णों को जिन वर्णों के योग से कोई नया शब्द बनता है, उन ध्वनियों को जब हम अलग अलग करें तो उनको तोड़ना, ये कहलाता है संधि विच्छेद। तो संधि करते समय जिन ध्वनियों का मेल होता है, उन्हीं ध्वनियों को हम लोग जब, ठीक है, उन्हीं ध्वनियों को अलग अलग पहले जैसी स्थिति में जब हम लोग कर देते हैं, तो पहले जैसी स्थिति में उन ध्वनियों को लाना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अर्थात जो मेल हुआ है उस मेल को में जिन जिन ध्वनियों को जोड़ा है उन ध्वनियों को अलग अलग ढंग से लिखना, ये हमारा कहलाता है संधि विच्छेद। अब देखिए, एक हमारा शब्द है देवालय, ठीक है। अब देवालय संधि होने के बाद देवालय शब्द बना है। अगर आपसे कहा जाए इसका विच्छेद करिए, तो आप इसको अलग अलग किस प्रकार लिखेंगे? देव प्लस आलय, देव अलग हो गया और देखिए जहाँ से आ की मात्रा जुड़ी है, यहाँ से दूसरा शब्द बनाएंगे, तो ये हो गया आलय, अर्थात आ प्लस आ, इन स्वर वर्णों का मेल हुआ था और बड़ा आ बना था, तो आलय को अलग कर दिया और देव को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से शब्द में ध्वनियों को अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए, संधि के भेद क्या होते हैं, यानी संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है, क्योंकि इसका नाम ही है स्वर संधि, अर्थात स्वर वर्णों का मेल। ठीक है, स्वर वर्णों के मेल से जो शब्द बनेंगे वो हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि दो समीपवर्ती स्वरों के आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, या वह स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए, स्वर में स्वर वर्ण ही आएंगे, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ये हमारे सब स्वर संधि की मात्राएं हैं और इन्हीं का मेल इस संधि के अंतर्गत होगा। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण में हिम एक शब्द और आलय, इन दोनों को जोड़ दिएगा। हिम मतलब अर्थात बर्फ और आलय मतलब घर, तो इससे मिलकर के बन गया हिमालय, यानी कि बर्फ का घर, हिमालय। तो आ प्लस आ, अब देखिए स्वर वर्णों का मेल हुआ है और बड़ा आ नवीन स्वर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि के अंतर्गत होता है। अब देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, स्व प्लस इच्छा। ठीक है, तो स्व देखिए, वा व्यंजन वर्ण है, इसमें आ का स्वर मिला हुआ है, तो आ और प्लस ई, आ भी हमारा स्वर है और ई भी स्वर वर्ण है। ठीक है, तो आ और ई का जब मेल होता है तो वो ए का रूप ले लेता है। आ प्लस ई का जब मेल होता है तो ए बनता है। तो इस प्रकार हमारा जो नया शब्द बनेगा, यानी जो परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। अब देखिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 इसके मुख्यतः भेद हैं। किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि जिसमें कि स्वर वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? देखिए, दीर्घ शब्द का ही अर्थ होता है कि बड़ा। ठीक है, बड़ा। तो जब हम दो सजातीय स्वर वर्ण, सजातीय मतलब एक जैसे आ अगर है तो आ के बाद आ ही आ को जोड़ना है, ई है तो ई के बाद ई को ही जोड़ना है। ठीक है, ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ भी, लेकिन ऊ के बाद ऊ आएगा, ई के बाद ई, आ के बाद आ और ई के बाद री, इस तरह से। तो सजातीय का अर्थ ये होता है कि एक जैसे स्वर। ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि में होता है कि जब दो सजातीय स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो उसी वर्ण का दीर्घ रूप ले लेते हैं। दीर्घ रूप मतलब बड़ा स्वर। जैसे कि अगर छोटा आ में छोटा आ जोड़ा तो दीर्घ हमारा हो जाएगा बड़ा आ। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। ठीक है, अगर हम छोटा आ में बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ ही होगा। कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि चाहे छोटा आ में छोटा आ जोड़ें, चाहे छोटा आ में बड़ा आ जोड़ें, लेकिन अंत में जो हमारा स्वर में परिवर्तन होगा वो दीर्घ में ही होगा, तो दीर्घ स्वर ही आएगा। इसीलिए संधि का नाम ही रखा गया है दीर्घ संधि। तो जब दो सजातीय स्वर वर्ण पास पास आकर के उसी वर्ण का दीर्घ रूप ले लेते हैं तब दीर्घ संधि होती है वहाँ पर। ठीक है, जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बना, आ प्लस बड़ा आ है तब भी बड़ा आ बनेगा। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण समझिए। जैसे कि अब आपका एक शब्द है स्व, स्व मतलब अपना, और प्लस अधीन। अब देखिए, वा व्यंजन वर्ण में आ की स्वर की मात्रा निकल रही है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा आखिरी वर्ण में वा आ रहा है। वा में वा के उच्चारण में जो हमारा आ स्वर आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारा छोटा आ है। ठीक है, तो आ प्लस आ, इन दोनों का मेल हुआ। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता है। तो देखिए, व प्लस आ जब मिलेगा तभी वा बनता है पूरा। ठीक है, तभी वा का उच्चारण होता है, वरना हम वा को पढ़ेंगे व बिना आ की मात्रा के। तो आ की मात्रा स्वर में व्यंजन वर्णों में जुड़ी होती है। तो आ, वा का आ
प्लस अधीन का आ। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में दीर्घ स्वर ले लेंगे और हमारा शब्द बनेगा स्वाधीन। ठीक है, अभी देखिए वा में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये आ की मात्रा इसमें लग जाएगी और शब्द हमारा बन जाएगा स्वाधीन। तो ये हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। अब एक उदाहरण और देखिए, निम्न प्लस अंकित। निम्न प्लस अंकित, निम्न ना व्यंजन में छोटा आ लगा हुआ है ना, तो आ प्लस आ, ये दोनों आ प्लस आ मिलकर के दीर्घ स्वर बनाएंगे जो कि बड़ा आ बनेगा, तो हो जाएगा निम्नांकित। तो ये तो हमारे आ में परिवर्तन वाले शब्द थे। अब देखिए अगर किसी शब्द के बाद कोई बड़ा आता है तो बड़ा आए हो चाहे छोटा आ हो, जो उसका शब्द निर्माण होगा, जो नया शब्द बनेगा, उसमें दीर्घ स्वर की मात्रा ही आएगी। अब जैसे धर्म प्लस आत्मा, अब देखिए इसमें छोटा आ, ठीक है, धर्म माँ में छोटा आ निकल रहा है ना, छोटा आ प्लस बड़ा आ, दोनों जब जुड़ेंगे तब भी बड़ा आ ही बनेगा और हमारा शब्द बन जाएगा धर्मात्मा। क्या बन जाएगा? धर्मात्मा। अब देखिए इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो म प्लस अ, इसमें आ छिपा है ना, और प्लस ये आत्मा का बड़ा आ मिलकर के मिलेगा तो बन जाएगा बड़ा आ, तो माँ आएगा। इस माँ पर आ की बड़े आ की मात्रा लग जाएगी और परिवर्तन होकर बन जाएगा धर्मात्मा। अब एक शब्द और लेते हैं, हिम प्लस आले। ठीक है, तो हिम प्लस आले में छोटा आ, माँ का छोटा आ, माँ में जो स्वर की मात्रा आ रही है आ, तो आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बनेगा बड़ा आ। दीर्घ स्वर का रूप लेंगे तो बनेगा हमारा हिमालय। तो ये हमारे आ और बड़ा आ स्वर वर्णों का मेल है। इसी प्रकार से देखिए ई में, अब ये हमारे स्वर में छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई होते हैं ना। अब देखिए ई में अगर हमारा स्वर ई है तब किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब देखिए दीर्घ संधि में अगर छोटी ई प्लस बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई, इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी दीर्घ स्वर आएगा, बड़ी ई आएगा। और अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई स्वर वर्ण जुड़ते हैं तब भी बड़ी ई ही आएगा, यानी दीर्घ स्वर ही आएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक शब्द है शशि प्लस इंद्र। अब शशि में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है और इंद्र में भी छोटा ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बन जाएगा दीर्घ स्वर, अर्थात बड़ी ई की मात्रा लग जाएंगे। तो ये हमारा जो ई हट जाएगा और बड़ी ई की मात्रा के रूप में शा पर लग जाएगा। तो शब्द हमारा बनेगा शशीन्द्र। ठीक है, क्योंकि शशि पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये छोटी की मात्रा और ये ई, तो छोटी ई प्लस ई मिलकर के बन गया बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि दीर्घ स्वर लेते हैं, तो शशीन्द्र हो गया। एक उदाहरण और समझते हैं, अभी प्लस ईस्ट। देखिए भा में छोटी ई की मात्रा लगी है, ई छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बन गया बड़ी ई। तो इस प्रकार से भा पर मात्रा बड़ी ई की आ जाएगी, दीर्घ स्वर आ जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा अभीष्ट। अब इस प्रकार से आगे समझते हैं कि जब छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई वाला कोई शब्द है, जैसे कि हरि प्लस ईश। देखिए राम में छोटी ई की मात्रा लगी है और उसके बाद हमारा बड़ी ई है, तो तब भी हमारा जो नया स्वर बनेगा वो दीर्घ ही बनेगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। तो हमारा शब्द बनेगा हरीश। ठीक है, रा पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार से कवि प्लस ईश है तो बनेगा कवीश, मुनि प्लस ईश्वर है तो बनेगा मुनीश्वर। तो इस प्रकार हमारे ये ई वाले स्वर की मात्राएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनेगा, अर्थात अगर कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें छोटा ऊ है और उसके बाद छोटा ऊ है तो वो बड़ा ऊ का रूप ले लेगा, क्योंकि दीर्घ संधि है। तो जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, एक शब्द है गुरु और उसमें हम लोगों ने जोड़ा है उपदेश। ठीक है, गुरु प्लस उपदेश। तो देखिए इसमें छोटा ऊ, ठीक है, और छोटा ऊ, उपदेश में भी छोटा ऊ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा जो है बड़ा बन जाएगा और हम बोलेंगे गुरुपदेश, यानी कि गुरु का उपदेश, गुरुपदेश यानी कि गुरु का उपदेश। तो ये रा पर जो है मात्रा ऊ की, वो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, अभी जो कि छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, फिर हमारी मात्रा आ जाएगी रा पर किसकी? बड़े ऊ की।
तो हो जाएगा गुरु, गुरुपदेश यानी गुरु का उपदेश। अब एक शब्द है विधु प्लस उदय। अब देखिए विधु में धा में छोटे ऊ की मात्रा है, उसमें फिर छोटा ऊ को जोड़ा है तो बना है तो बड़े, तो जो नवीन शब्द बना है उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, विधुदय। ठीक है, तो जब भी कभी दो हमारे इस तरह के स्वर, समान स्वर जुड़ेंगे तो दीर्घ रूप ही लेंगे। इस बात का दीर्घ संधि में विशेष ध्यान रखना है। तो दीर्घ संधि में हमारे आ, ई, उ, आ, ई और उ ये मुख्य शब्द होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है दीर्घ संधि में आपको कि आ के बाद आ का ही योग होगा। ठीक है, आ के बाद आ या बड़ा आ, ई के बाद ई या बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ पहले भी आ सकता है, तो कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी ई हो, चाहे बड़ी ई प्लस छोटी ई हो, अर्थात छोटी ई वाला स्वर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, बड़े ऊ का स्वर पहले हो चाहे बाद में हो, अंत में वो दीर्घ स्वर ही लेगा। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग ऊ का उदाहरण और समझते हैं, जैसे कि सिंधु प्लस उर्मी। अब देखिए सिंधु में छोटी ऊ की मात्रा है और उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है, और इन दोनों का जब योग होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ स्वर लेगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द है जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा पहले लगी हुई, जैसे बधु। देखिए इसमें बधु में बड़े ऊ की मात्रा पहले लगी हुई है प्लस उत्सव, तो इसके बाद भी जब स्वर बनेगा तो बनेगा हमारा बधुत्सव, यानी कि दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में जब दो सजातीय वर्णों का मेल होता है और मेल होने के बाद जो परिवर्तन आता है, जो नवीन शब्द बनता है, उसमें दीर्घ स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों दीर्घ संधि थी। अब हम गुण संधि के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आज आपको काम भेजेंगे वो आप करके अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे का काम हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।